आईजीसीएससी के पेपर में कभी कभी एक क्वेश्चन रेशियो पे भी आ जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये 11 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 रेशियोज पूछे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। देखो इन टाइम्स हमने जब फार्मूले पढ़े तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज भी पढ़ा हुआ है और इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स भी पढ़ा हुआ है। फिर करंट रेशियो और लिक्विड यानी एसिड टेस्ट रेशियो हमसे पूछा है। गेम है फार्मूले का। अगर फार्मूला याद है तो खलास, ये क्वेश्चन आपको 11 आउट ऑफ 11 दे देगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला हल्का सा भी याद नहीं है तो फिर खलास, यानी फिर आपका कुछ नहीं होगा। एम आई राइट? और ये जी ज्यादा सर, you're right। नहीं है, यू कैन से कि ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। और आपके आईजीसीएसई में पेपर पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने चलेंगे। सबसे पहले ग्रॉस मार्जिन। यार ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या था, याद है क्या? जी सर। ये ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सेल्स रेवेन्यू या रेवेन्यू इज ओके, दोनों लिख सकते हैं। अब रेवेन्यू तो गिवन है सर, रेवेन्यू तो नजर आ रहा है मुझे। ठीक हो गया बेटा, 1 1 2 3 0 0। ग्रॉस प्रॉफिट से नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने हमने सिखाया था किसी दौर में? जी सर। कार्ड में जब इनकम स्टेटमेंट सीखा था तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? सेल इज जी वन सर। 3 0 0। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, अभी ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकालने आए हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलता है? तो ये भी कभी सीखा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, उसमें नेट परचेजेस प्लस होती हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है। और नेट परचेजेस का भी एक सब फार्मूला पड़ा था कि परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस ड्रॉइंग ऑफ स्टॉक। रिमेंबर और नो? जी सर, रिमेम्बर। ओके, आइए हम खेलते हैं, इन्वेंट्री ढूंढते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री है दो दो, एक ये डेट की इन्वेंट्री है और एक इस डेट की इन्वेंट्री है। तो मेरा बच्चा ये बताइए, ओपनिंग कौन है, क्लोजिंग कौन है? ओपनिंग फर्स्ट में 2021, अमाउंट इज 12,800। वेरी गुड। और क्लोजिंग इज? 14,650। ये देख के आपने बताया और बिल्कुल दुरुस्त बताया। परचेजेस हैं ये नहीं, परचेज रिटर्न नहीं है, कैरेज इनवर्ड्स नहीं है, ड्रॉइंग ऑफ स्टॉक नहीं है, तो आई गॉट कॉस्ट ऑफ सेल। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जी सर, you're right। हाउ मच? व्हाट इज द आंसर? 70,400। अब तो गुड सोल यहाँ पे सेल में से माइनस हो गया, तो आई गॉट माई आंसर जिसके लिए मैं निकला था ढूंढने। ग्रॉस प्रॉफिट 41,900। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? जी सर, you're right। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दो डेसिमल यानी पॉइंट के बाद दो डेसिमल लिखने हैं। कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है? 37.31। 37.31। दो डेसिमल तक लिखना है तो हमने दो डेसिमल तक आंसर लिखा। ग्रॉस मार्जिन इज एट फ्रंट ऑफ यू। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? नो सर, कोई इशू नहीं है। नोट करना है प्लीज। जी सर। रिक्वायरमेंट इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन बोले तो नेट प्रॉफिट हम लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे सेल्स रेवेन्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? सेल रेवेन्यू 1 1 2 3 0 0 है, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो यार याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था
ऐड होती थी क्या? अदर इनकम। लेस होते थे क्या? अदर एक्सपेंसेस। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कौन आता था? नेट प्रॉफिट। Net profit. ग्रॉस प्रॉफिट हाउ मच वी हैव? 41,900। अदर इनकम, कोई डिस्काउंट रिसीव, रेंटल इनकम रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई इनकम नजर आ रहा है क्वेश्चन में? सर कोई इनकम क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही। देयर इज नो इनकम। कोई इनकम नहीं है। कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है? जी सर, एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं 19,820 के। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हुई अदर इनकम जो कि नहीं है, लेस हुए अदर एक्सपेंसेस जो कि हैं 19,820 के। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया टू टू Okay. 0 डिवाइडेड बाय सेल्स। जी सर। वेट, तो आंसर क्या था? 2 डेसिमल में लिखना है। देखो कैलकुलेटर क्या बताता है। 19.66. 19.66। वेरी नाइस। तो मसला है तो पूछिएगा, अदरवाइज इसको भी नोट कर लें। देन वी विल मूव टू द थर्ड फार्मूला। Over. तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर के दो फार्मूले मैंने लिखवाए। एक है डेज में, एक है टाइम्स में। तो हमें यहाँ टाइम्स में निकालना है, तो टाइम्स वाला फार्मूला क्या था बताना? Okay. ये देखो, ये हो गई गड़बड़। अगर फार्मूला जाके देखना पड़ रहा है तो भाई ये मसला है। फार्मूला दिमाग में होना चाहिए प्लीज। ठीक है, मेमोराइज द फार्मूला। ठीक है जी बेटा। सर। डन हो गया, बताइए जी। बताइए, कोई मसला नहीं। हम्म। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? ओपनिंग Average inventory. प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट? क्या कॉस्ट जी। आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी? 70,000। ये करेक्ट। जी सर। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे? ओपनिंग लेंगे। कितना था ओपनिंग? 12,800 था। क्लोजिंग कितना है? जी। 3,650 है। 14,650. एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। कितनी आ गई एवरेज इन्वेंट्री? 13,725. और आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होता। जब हम टाइम्स में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते। जो आंसर आएगा इट्स गोइंग टू बी इन टाइम्स नॉट इन परसेंटेज। तो 100 से मल्टीप्लाई करना मना है, राइट? जी। क्या आंसर आएगा? 2 डेसिमल पे 0.13 टाइम्स। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, you're right. उसमें एक्सेप्ट के फार्मूला याद कर नहीं था कोई इशू? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। करंट रेशियो का फार्मूला मुझे बताएंगे प्लीज, फिर एक साथ कॉपी करेंगे। करंट जी सर। का फार्मूला क्या होता है? करंट एसिड डिवाइड बाय। Current asset, current liability. चलो भाई, क्वेश्चन में करंट एसिड ढूंढने चलते हैं। करंट एसिड ढूंढते हैं। कौन से करंट एसिड नजर आते हैं? देखो, ढूंढो ढूंढो। हम Trade receivable. अब दो दो अच्छा ठीक है, रिसीवेबल्स कौन सा? ये वाला आ गया। ठीक है, 12,700। और इन्वेंट और जी, इन्वेंट्री। कौन सी वाली? ओपनिंग क्लोजिंग?
closing. क्या क्लोजिंग ही आती है, क्योंकि रेंट पे रेशो निकाल रहे होते हैं तो कुल करंट रेशो में क्लोजिंग इन्वेंट्री ही आ रही होती है। राइट और रॉन्ग? जी सर, right. जी 14,650। करंट लायबिलिटीज को ढूंढो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज And लायबिलिटी, पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी। एम आई रॉन्ग और राइट? जी सर, you're right. तो करंट एसेट का टोटल कितना आया, ऐसे ही मुझे बताना। Mhm. 27,350. और करंट लायबिलिटी का टोटल कितना आया? 12,500. हल करा तो आंसर क्या आया? 2.19. 2.19। और किस तरह से इसका आंसर डिनोट करते हैं, मैंने बताया था कि 2.19 जो इसका जो भी आंसर आएगा वो तो हमने लिखा, इसके आगे पिंक कलर से मैं क्या लिखता था, रेशियो कॉलन लगा के 1। क्या मतलब होता है इसका, कि इन ऑर्डर टू पे द लाइबिलिटी ऑफ $1, द कंपनी डू हैव $2.19 के करंट एसेट्स, विच इज एज पर द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड भी यही था ना, 2:1, रिमेम्बर? जी सर. करंट एसेट का टोटल ये है ना, ये करंट एसेट है, ये करंट जी. लायबिलिटी, राइट? जी. अगर मैं आपसे लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशियो का फार्मूला पूछूंगा तो आप मुझे क्या बताएंगी, कि सर करंट एसिड लेंगे, माइनस क्लोज इन्वेंट्री को, और डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से, राइट? जी सर. एसिड का लायबिलिटी का टोटल हुआ है 12,500, बस क्लोजिंग को माइनस कर दो। क्लोजिंग कितनी है, 14,650। आंसर आएगा मुझे 1.02. और कॉलर लगा के क्या लिखते हैं, 1। इसको क्या उससे 1. कि $1 की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास 1.02 के क्विक एसेट्स मौजूद हैं, विच इज अगेन एज पर द स्टैंडर्ड। गॉट इट और नो? कोई भी जी तकलीफ, सर, got it. प्रॉब्लम? नहीं सर. बस दो नहीं. बार फार्मूला याद होना चाहिए। और एक और बात, करंट रेशो में जो करंट एसेट्स है उसमें सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, ओपनिंग नहीं आती। और जब टोटल कॉमन एसेट आ जाते हैं, उनमें से जब हम क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो निकालते हैं या लिक्विड रेशो निकालते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा देते हैं। ठीक हो गया? मार्क्स का क्वेश्चन हमने कर लिया है। 11 मार्क्स के बाद फर्दर आपके सामने 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। 5 मार्क्स का पूछा है एडवाइस। एक बात मैंने पहले भी बताई, हाँ दोबारा रिपीट करूंगा। जब भी हमारा एग्जामिनर एडवाइस लिखता है ना, तो देखो बच्चों को एक चीज तो होती है, लिखना भूल जाते हैं। एडवाइस का मतलब होता है प्रो एंड कॉन्स दोनों बताओ, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, राइट? एडवाइस जब भी जी हो, सर. प्रो एंड कॉन्स दोनों बताओ, और आखिरी में क्या दो, रिकमेंडेशन। ये 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो दो प्रो बताएंगे, दो कॉन्स बताएंगे, और एक जो है वो रिकमेंडेशन देंगे। तो रिकमेंडेशन का 1 मार्क मिलेगा, और हर प्रो एंड कॉन का आपको 1-1 मार्क मिलता जाएगा। दो एडवांटेज बताएंगे, 2 मार्क। दो ड्रॉबैक बताएंगे तो 2 मार्क, और एक रिकमेंडेशन देंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। मांगा क्या है, बोल क्या रहा है, जरा करें, क्या लिखा हुआ है? कहता है कि one of Ikea supplier has offered to sell her a large quantity of inventory at a सस्ता आसान cheap price. Ikea is considering accepting the offer and increasing her expenditure and advertisement in order to sell more inventory. एक वेंडर आया, बोलता है भाई मुझसे इन्वेंट्री खरीद लो, मेरे पास बहुत माल पड़ा है, मुझसे ज्यादा खरीद लो, सस्ते में दे दूंगा। तो एक्वा ने बोला यार चलो इसे खरीद लेते हैं,
और हम हैवीली इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टीजमेंट करेंगे और एडवर्टीजमेंट कर करके ये माल को निकाल देंगे, बेच देंगे। क्या ये ऐसा करना चाहिए? इसके लिए प्रो एंड कॉन्स की बात करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? कि लोअर कॉस्ट पे गुड्स मिलेगी उसको, लो और लोअर कॉस्ट होता है तो हायर प्रॉफिट। हाँ, लोअर कॉस्ट पे मिलेंगी। जिसको ये अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से ही बेचेगा तो हायर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा, और कंपनी जो है वो कस्टमर को अच्छी तरह से डील कर पाएगी। राइट और रॉन्ग? जी सर, राइट। एडवांटेज में मैं क्या लिखूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इम्प्रूव। ठीक हो गया, एक हो गया। दूसरा क्या लिखूंगा? प्रॉफिट, एडवर्ट। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज एज सेल्स विल इंक्रीज। राइट? दो लिखने जी थे सर। तो पहले भी कहा है कि हम तीन लिख देते हैं। मे बी एबल टू इंक्रीज सेल्स, सेल बढ़ाएगा जिसकी वजह से मोर कस्टमर, मार्केटिंग करेगा ना, एडवर्टीजमेंट करेगा तो मोर कस्टमर मिलेंगे। करेक्ट और रॉन्ग? ड्यू जी टू सर, करेक्ट। मार्केटिंग। ड्रॉबैक्स क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या लगते हैं आपको? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कॉस्ट को बढ़ाएगा, प्रॉफिट को क्या कर देगा? कम। एडवर्टीजमेंट इज एन जी। एक्ट फॉर बिकॉज ऑफ विच द प्रॉफिट्स आर रिड्यूस। जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो उसकी स्टोरेज भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो स्टोरेज जाएगी। कॉस्ट इंक्रीज होगी। चांसेस ऑफ वेस्टेज या डिटोरेशन जो है वो क्या होंगे, कम के ज्यादा? ज्यादा। इन्वेंट्री के चांसेस ज्यादा होंगे। और कोई हमें सस्ता माल क्यों बेचेगा? ये भी उसकी लो क्वालिटी। सुपीरियर होगी। में भी लिखा है क्योंकि अभी हमने माल जाके चेक थोड़ी किया है, हमें तो क्वेश्चन में बोला है भाई सस्ते में दे रहा है। वो तो जब इंस्पेक्ट करेंगे जब पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है। में भी लिख दिया। हो सकता है वो सस्ता दे रहा है तो उसका जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो। करेक्ट और रॉन्ग? जी सर, करेक्ट। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट मोर मनी या कैश इनटू इन्वेंट्री, यानी कंपनी का जो कैश है, लिक्विड है, लिक्विडिटी जो है वो कहाँ पे फंस जाएगी? इन्वेंट्री में फंस जाएगी कि नहीं फंस जाएगी? लिक्विडिटी यानी इन्वेस्ट हो जाएगी, लिक्विडिटी स्टक हो जाएगी, पैसा फंस जाएगा। देखो पैसा आपके पास है, आपका है, हमने माल खरीद लिया तो पैसा माल में है, इन्वेंट्री में फंस गया। जब तक इन्वेंट्री बिकेगी नहीं, पैसा कैश नहीं होगा, खुला नहीं होगा। एम आई राइट? तो जी जब सर, यू आर राइट। इन्वेंट्री में फंस जाएगा और मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकूंगा तो मुझे बैंक लोन लेना पड़ेगा जिस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे अगेन मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। करेक्ट और रॉन्ग? तो रिकमेंड क्या करेंगे कि भाईजान जो चल रहा है ना, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। ऑल दो प्रॉफिट मार्जिन माइट इंक्रीज बट द कॉन्स या ड्रॉबैक्स आर मच मोर कंसर्निंग टू आयशा, टू अस, कि मटेरियल क्वालिटी प्रॉब्लम, शॉर्टेज का प्रॉब्लम, इन्वेंट्री का डिटोरेशन का प्रॉब्लम, इन्वेंट्री के स्टोरेज का प्रॉब्लम, लिक्विडिटी पैसे के इन्वेंट्री में स्टकअप होने का प्रॉब्लम इज मोर वर्थ वाइल फॉर अस, more considerable for us, so we will not recommend to increase the inventory level because of some discount. What do you say? जी सर, राइट। आप प्लीज भी जा सकती हैं मेरे, आप बोल सकी नहीं।
पैसा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं माल बेचूंगी, ज्यादा कमाऊंगी, मैं इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करूंगी, सबका सब बेच दूंगी, क्योंकि मैं सब आगे मार्केटिंग करूंगी तो सब बिक जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इन्वेंट्री बिक ही जाएगी तो डिटोरेट नहीं होगी। मैं इन्वेंट्री जो है वो जल्दी बेच लूंगी तो पैसा भी नहीं फंसेगा। तो ये फिर वो पॉइंट है कि जब आप मेरे अगेंस्ट जाके अपनी एडवाइस लिखेंगे, दोनों ही सही हैं, बोथ आर करेक्ट, एग्जामिनर दोनों पे फुल मार्क, 1 मार्क ही तो है, दे ही देगा। गॉट इट और नो? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है अभी, इसको एक करना है, करो अभी हम इसको। यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं सर। आपको याद है किसी दौर में हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, याद है? प्रूडेंस, जी। गोइंग कंसर्न। अब इस क्वेश्चन के जी। इन्होंने ये भी डाल दिया है 2 मार्क्स के लिए, कि बताइए कंसिस्टेंसी क्या होती है, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग। तो भाई, टेल मी, टेल मी बेटा, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, क्या बताया When था? a business, जब एक business, when a business uses वन to मैथड, do ओके, फाइन, फेयर इनफ। one method or policy, they have to continue it. फॉर द नेक्स्ट पीरियड, टू द नेक्स्ट पीरियड, टू द नेक्स्ट पीरियड, यानी अकाउंटिंग मेथड जो आपने एक मर्तबा यूज कर लिया है, आप उसको कंटिन्यू 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 करेंगे, राइट और रॉन्ग? जी सर, right. लेकिन इसको पेपर में एक लाइन तो नहीं लिख सकते ना, 2 मार्क्स के लिए एक लाइन लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा, हमें तो कितने मार्क्स चाहिए, पूरे 2। तो एक लाइन तो आपने बताई, एक लाइन और बताओ इसकी थोड़ी सी चेंज करके। अकाउंटिंग मेथड शुड नॉट बी चेंज अनलेस देयर इज अ गुड रीजन फॉर डूइंग सो। यानी हमने पहले क्या बोला, पहले आपने जो बोला कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस या मेथड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 1 मार्क है। कि भाई कंसिस्टेंसी क्या है, कि अकाउंटिंग मेथडोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये रीजंस हैं, कंपनी के पास वैलिड ग्राउंड्स हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम चेंज करेंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा, ज्यादा प्रेजेंटेबल होगा, ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को पास होगी, देन ओनली यू आर अलाउड टू डेविएट, तब आप कंसिस्टेंसी को छोड़ सकते हैं, नया मेथड फॉलो कर सकते हैं। या आप 2 लाइनें लिखेंगे, यानी पूरी डेफिनेशन, मैंने आपको बार बार कहा है, थ्योरी में जितना ज्यादा लिख सकती हो ना, लिखना, जितना ज्यादा लिख सकते हो ना भाई लिखना। अगेन, थ्योरी में 2 मार्क का है तो 4 लाइनें लिख के आ जाना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 मार्क का मतलब 2 लाइनें तो लिखनी ही है, लेकिन 4 लाइनें लिखने से कोई मसला तो नहीं है ना, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम ज्यादा लिखेंगे तो क्या हमारे को मारेगा, पकड़ के नहीं मारेगा ना, हमें पूरे मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा लिखने में कोई मसला, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ नहीं होती, तो थोड़ा ज्यादा लिख देना। ये नहीं कि 2 मार्क का है और हम एक लाइन लिख के आ जाएं, तो खाली खाली अपना 1 मार्क वेस्ट नहीं करेंगे। गॉट इट? जी सर। इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ लास्ट पार्ट है, ये पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें रेशो था, जिसमें एक थ्योरी थी, जिसमें एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, और जिसमें बोला है कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन से होते हैं। ये बिजनेस से नॉलेज आएगी कि कंपनी को, एक तो फाइनेंशियल्स हैं, नंबर्स हैं, नंबर क्रंच है, नंबर 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 नंबर, नंबर पे प्रॉफिट भी दिख रहा है, नंबर पे सब कुछ दिख रहा है। नंबर्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, नंबर के अलावा कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स कौन से होते हैं जो हमारी ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, तो वो होती है रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, एम आई राइट? जी सर। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, या आप कह लो एक्शंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर की हरकतें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तीसरा, हमारी लोकेशन, लोकेशन ऑफ बिजनेस, रेस्टोरेंट खोलना है तो कहाँ खोलना है,
वो सहरा में, रमल में, वो रेगिस्तान में, के बेहतरीन जहाँ पे लोग हों वहां पे। जी। रेस्टोरेंट खोलना हो तो कहाँ चलेगा रेस्टोरेंट, बिजनेस कहाँ उठेगा? आप सहरा में, रमल में रेस्टोरेंट खोलोगी तो वो चलेगा, कि एक क्राउडेड एरिया में खोलेंगी तो चलेगा? क्राउडेड एरिया में। डेफिनेटली। ठीक है। मक्कतुल मुकर्रमा ठीक में रेस्टोरेंट खोलेंगे, मदीनतुल मुनव्वरा में रेस्टोरेंट खोलेंगे। सुभान अल्लाह। कितना, यानी आप देखते हैं ना बिजनेस की लोकेशन क्या है, लोकेशन वाइज आपकी ट्रेड जो है वो अच्छी या बुरी हो जाती है। और एक चीज है गवर्नमेंट पॉलिसीज। हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो जो पॉलिसी बनाती है वो हमारी ट्रेड को, हमारे बिजनेस को बैडली अफेक्ट करते हैं, या कभी कभी पॉजिटिवली इफेक्ट देते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं। राइट और रॉन्ग? मैंने चार जी बता सर, राइट। ने दो मांगे थे, और ये 20 मिनट से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, अदरवाइज वी आर डन विद दिस क्वेश्चन।